हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर के स्पेशल चैनल एग्री बी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टारगेट फॉर IBPS AFO 2021। दोस्तों आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि कब ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कितनी सीट्स होंगी, लास्ट ईयर से सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी कि घटेंगी, इतने सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं, बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे क्वेरीज हमारे माइंड में रहती हैं। दोस्तों ये क्वेरीज ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये डर पहली बार आया है कि सीट्स नहीं आएंगी या एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा से रहता था। जब हमने भी ये एग्जाम दिया था 2016 में, तब भी हमें डाउट था कि इस बार तो सीट आएंगी नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तक बहुत वैकेंसीज आई है, 2011 से कंटिन्यूस वैकेंसीज आ रही थी, तो हमें भी ये डाउट था। बट तब भी एग्जाम हुआ, उसके बाद भी एग्जाम हुआ है और अभी भी एग्जाम होगा। तब में और आज में केवल एक जो मेन डिफरेंस आया है वो ये आया है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है और साथ ही साथ जो सीट्स हैं वो काफी पिछले 3-4 साल में बहुत कम होती जा रही हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो लगभग 3000, 3500, 2600 तक सीट्स आती थी, बट उसके बाद ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ, 1200, 800, 400 इस टाइप से सीट्स आती हैं। बट स्टिल AFO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है BSc एंड एग्रीकल्चर अलाइड ग्रेजुएट्स को, जहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। तो अगर आप लोग देखेंगे IBPS PO एंड IBPS क्लर्क, SBI PO या फिर बाकी जो SSC टाइप के एग्जाम्स होते हैं जहां जो ओपन फॉर ऑल होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे एक ये बेनिफिट है, एक अनअनाउंस टाइप का रिजर्वेशन आप इसे कह सकते हैं कि केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है, बशर्ते आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं। दोस्तों लास्ट कुछ सालों में जो डिफरेंस आए हैं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, जब पहले सीट्स बहुत ज्यादा आती थी तो चांसेस बहुत ज्यादा होते थे सिलेक्शन के। अभी सीट्स कम होती जा रही हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब हमारे चांसेस के सिलेक्शन कम होते जा रहे हैं ड्यू टू लो नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और कंपटीशन अल्टीमेटली बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे पहले होता था कि कुछ टाइम पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया तो उससे हो जाएगा, बट अब ऐसा नहीं है। पेपर पैटर्न भी चेंज है, पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो पेपर पैटर्न भी अलग है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करते हैं तब आप अच्छा कर पाते हैं, अदरवाइज आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर आप सिंपली कट ऑफ को एनालाइज करें, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप कट ऑफ को डिस्कस करें, एनालाइज करें थोड़ा सा, तो आप देखेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ और पहले सालों की कट ऑफ में 2017 के टाइम पे, 2016 के टाइम पे अगर हम एक बार कट ऑफ को एनालाइज करें, तब इंग्लिश की कट ऑफ थी 2.5 नंबर, क्वांट्स की कट ऑफ थी अराउंड 5 एंड रीजनिंग की कट ऑफ थी अराउंड 7 फॉर जनरल कैटेगरी। ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ये इतनी कट ऑफ थी। आज के टाइम पे जब लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर की कट ऑफ, तो इंग्लिश में ये अराउंड 12.5 इस टाइप से कट ऑफ थी, क्वांट्स में अराउंड 15 और रीजनिंग में अराउंड 17। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारी जो कट ऑफ है वो भी इंक्रीज हुई है, ऑल्दो अभी भी उतना नहीं है कि 50 आउट ऑफ 40, 45 इतने मार्क्स आपको लाने हैं, बट स्टिल डिफरेंस है। इंग्लिश में भी डिफरेंस है। जो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमने देखा है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से और हिंदी बैकग्राउंड होने की वजह से इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उसके साथ साथ क्वांट्स में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा कमजोर है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था या बायोलॉजी बैकग्राउंड था, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऑल्दो मैं आपको एक पहले ही क्लियर कर दूं कि क्वांट्स एंड रीजनिंग में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो टफ हो या इजी हो, ये हमारा माइंड होता है जो इसे टफ या इजी बना देता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि जिसने मैथ्स पढ़ी है उसकी क्वांट्स अच्छी होगी, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत टफ होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हमारी 11th-12th क्लास की मैथ्स होती है उसका कोई रिलेशन नहीं होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो कोई भी 11th या 12th में नहीं पढ़ता है। 11th एंड 12th में आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी अलग टाइप के कंसेप्ट होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एंटायरली अलग कंसेप्ट होते हैं। सिमिलरली रीजनिंग सभी के लिए नया होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि आपको अपनी अप्रोचेस ढंग से करनी है,
सो दैट कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बन सकें। तो अभी तक का जो पैटर्न है, एग्जिस्टिंग पैटर्न में देखें तो प्रीलिम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है हमारा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसकी मेरिट से कोई रिलेशन नहीं होता, मेरिट हमारी केवल मेन से बनती है। और हमने ये देखा है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैं टच में रहता हूँ तो मुझे बताते रहते हैं, कईयों के साथ हमने देखा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता, बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, जेआरएफ में भी अच्छी रैंक आ जाती है, मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी है, बट प्रीलिम्स में क्वांट्स या फिर इंग्लिश, इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ रह गया। तो ये सब ना हो सके तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अभी अगस्त का मंथ है, या आप कह सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर आपके पास पूरे के पूरे 4 महीने हैं। 4 महीने मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप 4 महीने थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ते हैं तो आप विश्वास मानिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, चाहे वो पजल का हो, चाहे वो डीआई का हो, चाहे केसलेट डीआई हो, चाहे एरर डिटेक्शन इंग्लिश में, कोई सा भी टॉपिक हो, आपको लास्ट दिन ऐसा नहीं लगेगा कि ये टफ है और मैं इसे छोड़ के जाऊं, अगर आप आज से पढ़ते हैं तो। और अगर आप अभी से पढ़ते हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन करके अपनी स्टडी को करते हैं, ना कि रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं कहीं से भी, वैसा नहीं करते हैं, और अगर डिजाइन तरीके में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप उस टाइम तक बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे अपने टाइम से प्रीलिम्स को तैयार किया था। हालांकि वो अप्रोच अब नहीं लग सकती, क्योंकि अगेन अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स किसी भी रीजन से 1 नंबर आधे नंबर से भी रहता है तो आपको मेंस में बैठ जाने का चांस ही नहीं मिलता है, वो फिर एक अलग इश्यू होता है। देन मेंस के लिए तो आपको पढ़ना है, मेंस के लिए तो एग्रीकल्चर ही रहता है। यहाँ पे क्या है कि जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर अलाइड साइंसेज में है, मान लीजिए आपका हॉर्टिकल्चर में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, बीवीएससी है, आपका फिशरीज है, या फिर फूड साइंस है, ये वाले कोर्सेज अगर आपके हैं तो थोड़ा सा आपको इश्यू होता है, क्योंकि हमने देखा कि एग्रीकल्चर कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग को डरा भी दिया जाता है कि आपको नेमरा सुंडा पढ़नी है, आपको आर.के. शर्मा पढ़नी है, आपको अरुण कात्यायन पढ़नी है, ये वाली जो बेसिक बुक्स हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं, और ये बुक्स नो डाउट ये बुक्स बहुत अच्छी हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराती हैं, पूरे एग्रीकल्चर का जिस्ट इनमें से मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे फिर उन स्टूडेंट को लगता है कि यार मतलब हम बहुत पीछे हैं, जबकि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे से व्यवहारिक तरीके से उसको पढ़ते हैं, अपने पास से कोरिलेट करते हुए पढ़ते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे रहूंगा आंसर करने के लिए। आपका कभी भी कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनी प्रिपरेशन, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, या फिर एग्रीकल्चर में, या इंटरव्यू के लिए आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है कैसा भी है, तो आप जरूर शेयर करें। और आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स एंड मेंस आप अगर अभी से तैयारी करते हैं तो आप अच्छा कर पाते हैं, और तो अल्टीमेटली आप AFO 2021 के लिए अच्छा कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप ऐसा तैयारी अभी से करते हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है और आप अभी अच्छे से तैयारी करते हैं, न सिर्फ आपका AFO 2021 कंप्लीट होगा, बट आने वाले जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आप अच्छी तैयारी कर पाते हैं। इस बार जो FCI AGM की बहुत अच्छी पोस्ट आई थी फॉर द BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, ऑल्दो वो रेगुलर नहीं आती है, बट ऐसी कुछ ना कुछ पोस्ट हर साल आती रहती हैं, क्योंकि वो पहले से निर्धारित नहीं होती, तो कभी भी आती हैं, तो आपको उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आप तैयारी करके रखते हैं तो आप आगे किसी भी एग्जाम को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छी रखें। तो अब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 सेक्शन को, कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए अभी से, सो दैट कि आपको दिसंबर एंड में जब आपका एग्जाम हो तो कोई इश्यू ना रहे। तो सबसे पहले हम क्वांट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगती है, जिसको आप लोग मैथ्स भी कहते हैं कई स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, इजी टॉपिक्स, मॉडरेट टॉपिक्स एंड टफ टॉपिक। ऑल्दो मैं आपको एक बता दूं, सबसे पहले क्वांट्स में से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जो मैंने यहाँ पे किया है, कोई इजी, कोई मॉडरेट, कोई टफ नहीं होता। ये सिर्फ इतना है कि कौन सा हम बहुत इजीली लर्न कर पाते हैं, या हमको बहुत आलस के साथ भी अगर हम पढ़ेंगे तब भी हम ये चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मेहनत भी लगानी पड़ती है, दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो हमारा मन नहीं लगता। और टफ वाले में मैंने उन क्वेश्चंस को डाला है जिनसे सिंगल क्वेश्चन आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर जो इंडिविजुअल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो इंडिविजुअल सिंगल क्वेश्चन आता है, आपको हर क्वेश्चन के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वो मैंने टफ कैटेगरी में डाले हैं। जनरली हम इनको तैयार नहीं करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि इजी टॉपिक्स हम लेते हैं कि इसमें एक जो इंडिविजुअल टॉपिक है, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन है या अप्रोक्सीमेशन है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप कुछ ट्रिक्स,
कुछ ट्रिक्स सिंपली याद करके जाते हैं तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली सीरीज में, सीरीज बहुत इजी होती है। अगेन अभी हम लोगों ने एग्री भी चैनल पे एक सीरीज की ही सीरीज स्टार्ट की थी, नेहा मैम ने पढ़ाई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई कि कैसे असेंडिंग सीरीज को आपने डिकोड करना है, कैसे डिसेंडिंग को, और कैसे मिक्स टाइप को, या फिर जो डिफिकल्ट टाइप आजकल आती है रैंडम सीरीज, उनको कैसे करना है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ ले तो आप इजीली 4 से 5 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 से 5, तो अगर आप ये 3 टॉपिक को भी करते हैं तो आपके 12 to 15 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, और इतनी ही लगभग कट ऑफ होती है। तो जनरली ये अप्रोच हर कोई अपनाता है कि हम ये 3-4 टॉपिक कर लेते हैं और इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ डीआई के क्वेश्चन भी हो ही जाते हैं। तो अगेन डीआई में भी आपने देखा होगा कि जो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं, केसलेट डीआई आती हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं कि आपको केस दिया है ना, आपको उसको एनालाइज करना है, देन आपको आंसर करना है। अदरवाइज जो नॉर्मल डीआई होती है वहाँ कहीं कहीं ये भी होता है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है कि सिंपल टेबल देख के आपको आंसर करना है, वेन डायग्राम इनसे आंसर करने। कुछ में इतना डिफिकल्ट होता है कि आपको पहले कोई दूसरा कंसेप्ट उसमें लगाना है, अर्थमेटिक वाले कंसेप्ट लगाने हैं, देन उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है, देन आंसर करना है, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बट डीआई से आपके पास 15 क्वेश्चन आपके पास लगभग आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास अभी इतना टाइम है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, अगर आप इस चीज को कर लेते हैं ना तो आपको ये सारी चीजें के बारे में भी सोचना नहीं पड़ता है, और डीआई ऐसा भी नहीं है कि कोई कभी नहीं कर पाएगा। तो डीआई को अगर आप अभी से अपना मजबूत बनाते हैं तो डेफिनेटली आप उस पीरियड में पहुंचने तक, दिसंबर में पहुंचने तक आप इसको बहुत अच्छा सा इसमें आप अपना महारत हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए कुछ भी चीज टफ नहीं होगा। तो आपको ये नहीं कि सोचना पड़ेगा कि 15 नंबर आएंगे, कि 17 नंबर आएंगे, कि 18 नंबर आएंगे, कि 20 नंबर आएंगे, वो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप बहुत अच्छा गेन कर पाओगे। दोस्तों ऐसे एग्जाम जो क्वालिफाइंग होते हैं उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना या कुछ एक मिनिमम अप्रोच लेने से अच्छा होता है कि आप एक बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं। उससे क्या होता है, आप जितना अच्छा कर पाते हैं उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है, और जो हमारा इनर कॉन्फिडेंस होता है, इनर मोटिवेशन होता है, उससे ज़्यादा कोई हमको बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो वो इनर मोटिवेशन तभी आता है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाते हैं। आप पहले ही मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन वहाँ पे करके आए और आपको पता है कि 14-15 ही कट ऑफ रहती है, तो आप पूरे टाइम डर में रहते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लास्ट टाइम तो इतनी थी कट ऑफ, इस बार कितनी होगी। तो उस डर में से रहने से अच्छा है कि आप अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर इसको करें। देन जैसे मैंने आपको बताया कि टफ, ऑल्दो टफ नहीं होते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। अगर अभी से आप लोग तैयारी करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप दिसंबर तक इसमें से कोई भी सारी चीजें दिसंबर तक तैयार ना कर पाए। तो आप अभी से तैयारी करें, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। देन रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग को भी अगेन हमने क्लासीफाई किया है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, जस्ट हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बनाया है। तो इजी टॉपिक्स, ये हमारी भी अप्रोच थी जब 2016 में हम लोगों ने एग्जाम दिया, तो हमारी भी अप्रोच थी। 2017 में एग्जाम हुआ था, 2017 में कि कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, कट ऑफ तो बहुत कम रहती है, और हमारे टाइम पे तो कट ऑफ और भी कम थी, 5 नंबर, 7 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर कट ऑफ कम थी। तो हमने भी कुछ 5-5, 6 टॉपिक करके गए थे, ऑल द मार्क्स उससे ज्यादा आए। बट अगेन उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बनता है, और ये चीजें इतनी टफ भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे। मेरे को नहीं लगता कि सिलॉजिज्म में कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि जिसको सिलॉजिज्म नहीं समझ आ रहा, इनइक्वालिटीज नहीं समझ आ रहा। बस 1 घंटा पूरा ध्यान देके बैठने की बात होती है। 1 घंटे में आप ये सिलॉजिज्म भी समझ सकते हो, इनइक्वालिटीज भी समझ सकते हो। बहुत इजी ट्रिक्स होती हैं। आप अभी हमने एग्री भी चैनल में अंशुल सर ने सिलॉजिज्म एंड इनइक्वालिटीज दोनों की ही सीरीज डाली हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिलॉजिज्म या इनइक्वालिटीज, और इनसे आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो 10 नंबर यहाँ से, उसके बाद अगर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग के इजी लेवल के क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो आपके 15-20 नंबर यहीं से हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, कई बार होता है ना, हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम सोचते हैं छोड़ो रहने दो। बट वो चीज अगर आप छोड़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ब्लड रिलेशन भी बहुत अच्छे ट्रिक्स, अभी अंशुल सर ने जो वीडियो बनाई है, आप अगर उसको देखोगे तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना। होता क्या है कि हमको वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती कि यार इसने क्या लिखा, कौन किसकी दादी, कौन किसकी चाची, इस टाइप से वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप सिंबल्स का यूज करते हो कि कपल के बीच में आपको रिलेशन बनाना है, माँ बेटे के बीच में रिलेशन बनाना है, आप सिंबल यूज करते हो तो इजीली आप डिकोड कर सकते हो। तो अगेन आप अगर ये वाले भी कर पाते हो तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिकोडिंग, ये भी आपके इजी होते हैं। 15 to 20 मार्क्स आपके यहाँ से भी आ जाते हैं।
देन हम जिसको टफ कह सकते हैं कि जिसमें हमको लगता है यार इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो होता है पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अगेन अभी सितंबर से आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और आप क्यों ना करें। मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका कई बार ऐसा हुआ कि एएफओ नहीं हुआ, कम तैयारी की थी, उसके बाद अच्छी तैयारी की तो न सिर्फ एएफओ हुआ बल्कि और भी जितने एग्जाम्स होते हैं वो सारे ही क्लियर हुए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप ज़्यादा तैयारी करोगे और कट ऑफ कम आनी है, आपको पता भी है पहले भी कि कट ऑफ कम आनी है, तो आपको लगता है ना कि ज़्यादा तैयारी क्यों करें। आपकी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी ज़रूर हेल्प करेगी। तो आप टफ वाले पार्ट को भी अभी से ज़रूर करें। देन इंग्लिश की अगर हम बात करें, जो एक सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर आप कह सकते हैं इसको एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि हमारी रीडिंग हैबिट्स भी नहीं होती हैं। तो अपनी अभी से रीडिंग हैबिट बनाएं। अगर आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी से तैयारी करा देगी। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जरूर होनी चाहिए। अगेन इसमें भी हम क्लासीफाई करें तो इजी टॉपिक, मॉडरेट एंड देन टफ। तो इजी टॉपिक में जैसे एरर डिटेक्शन, सिंपल क्वेश्चन आ गया अगर एरर डिटेक्शन का तो आप कर पाएंगे। वर्ड स्वैपिंग होती है ना, आपको 3-4 सेंटेंस दिए हैं और एक वर्ड हाईलाइट किया रहता है और आपको वर्ड को चेंज करके बताना कि कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाएगा। सिमिलरली इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ईजी होती है। मतलब आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो ये आपको इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक या फिर कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, ये चीजें आप इजीली कर पाते हैं। देन मैच द फॉलोइंग क्लोज स्टडी या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अगेन इसके लिए आपकी कॉम्प्रिहेंसिव हैबिट होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव हैबिट की हैबिट का मतलब है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है क्लोज टेस्ट होता तो इजी है, बट क्या होता है ना पढ़ने में हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए ना आपको अभी से रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप एग्जाम में पढ़ना शुरू करेंगे और आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप अभी से रीडिंग हैबिट बनाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्लोज टेस्ट टाइप वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी डेफिनेटली आप कर पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड पैरा जंबल, ये भी आप कर सकते हैं। अगेन सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो इंग्लिश की ही जाती है। तो देखिए आप अगर अभी से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी। और एक चीज ये तो बात हमको पता है कि हमारे साथ जो कंपटीशन है वो हमारे साथ वाले ही बच्चों का है, मतलब सभी का लेवल सब लगभग सेम है। बट अगर आप अभी से मेहनत करते हैं, सिर्फ मतलब थ्रेशोल्ड को पार करने की बात नहीं करते हैं, बहुत ऊपर जाने की बात करते हैं, तो वो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको हेल्पफुल होगा। अगेन आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। देन जो सबसे मेन है हमारा एग्रीकल्चर, जिससे कि मेरिट डिसाइड होती है। इसके 60 क्वेश्चंस आते हैं अभी तक। तो एग्रीकल्चर में देखिए एक तो मेन एग्रीकल्चर हो गया, फिर एलाइड पार्ट हो गया और तीसरा डायनेमिक पार्ट या फिर करंट एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ 2016-17 का जो पेपर था, 2017-18, 2018-19 और 2019-20, 20-21, अगर आप देखोगे ये जो 4 पेपर थे इनमें, और उनसे पहले वाले जो पेपर 2016-17 से जो पहले के पेपर थे उसमें जो एग्रीकल्चर आती थी वो काफी सब्जेक्टिव नॉलेज आती थी। मतलब आप सुंडा पढ़ के जा रहे हैं, आप आर के शर्मा पढ़ के जा रहे हैं तो आप इजीली कर सकते थे। 2016-17 इवन हमारे टाइम में भी जो पेपर आया था वो काफी इस टाइप का आया था, नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स कि वीमेन बेनिफिशरीज को अगर हैंडपंप लगाना है तो कौन सी स्कीम के अंदर कितनी सब्सिडी मिल सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो ढूंढने में बहुत इजीली नहीं मिलते, और अगर आप पढ़ के भी जाएंगे देन तब भी आपको कंफ्यूजन उसमें कहीं ना कहीं पर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास अक्सर पहले पूछे जाते थे। बट जो लास्ट ईयर का पैटर्न था 2020 और 21 का, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का पैटर्न तो उसमें जो करंट एग्रीकल्चर वाला पार्ट है इसमें केवल 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन ही थे। बाकी जितना भी था सारा एग्रीकल्चर कंसेप्ट से पूछा था। बहुत अच्छा पेपर था, टू द पॉइंट, जो एग्रीकल्चर का पेपर होना चाहिए वही था। इससे पहले जो पेपर थे वो काफी करंट एग्रीकल्चर स्कीम से, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, फिशरी सभी से पूछा जाता था। और तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज के क्वेश्चन इस बार भी थे, बट वो जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उतना ही इसमें पूछा गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छा पेपर था वो लास्ट ईयर का था। तो बट अब अगर आप देख सकते हैं यहीं पे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी हमारी कोई कंक्रीट राय नहीं बन पाती है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मिक्स टाइप पेपर आएगा, कंसेप्चुअल भी आएंगे कि करंट आएंगे, या करंट ही आएंगे या फिर कंसेप्चुअल ही आएंगे। आपको अपनी तैयारी पूरी करके ही जानी है। तो एग्रीकल्चर के लिए जैसे आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर के लिए अगर आप बुक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे कई बार बता दिया, निमराज सुंडा, अरुण कात्यायन,
या फिर आर के शर्मा वाली बुक आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप उसको कर पाते हैं। बट जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ग्रेजुएशन मैंने अभी बताया था डिफरेंट सब्जेक्ट से होता है, तो उनको थोड़ा सा इश्यू रहता है कंसेप्ट्स को पढ़ने या समझने में। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए, कंटेंट कहीं भी मिले, किसी भी सोर्स से मिले, आपको वहां से पढ़ना चाहिए जहां से आपको समझ आता है। जरूरी नहीं है कि सबको एक ही बुक से समझ आए, जरूरी नहीं है सबको एक ही टीचर से समझ आए, तो जहां से भी आपको समझ आता है आप वहां से पढ़ें, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, एग्रीकल्चर के उसमें चाहे कंसेप्ट पार्ट हो चाहे करंट पार्ट हो, आप ना गूगल पे जब डालेंगे और जो सबसे ऊपर आंसर आता है ना, वो मैक्सिमम टाइम वो सही नहीं होता है। इसका आप ऐसे ही देख सकते हो कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी इंडिया की, आप चेक करना, वो 135 या कुछ दिखाएगा जो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हमारा एक्चुअल डेटा है उससे। और जो डेटा भी होता है एग्रीकल्चर, मैंने देखा है बहुत सारा डेटा ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। डेटा आपका रिलायबल होना चाहिए। डेटा के लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की साइट है, वहां पे डेटा होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है और बिल्कुल सही होता है। आप वहां से डेटा की तैयारी करें। एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए इस बार जैसे पहले होता था कि एग्रोनॉमी प्लस सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आते थे, पर इस बार हमने देखा कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन भी थे, पैथोलॉजी के क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन भी वहां पे थे। तो आपको लगभग सारी ही चीजें तैयारी करके जानी है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अभी केवल ना सिर्फ सुंडा को पढ़ें बल्कि आप अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, बट जब आपके पास टाइम कम रहता है तब आप ऐसी बुक्स रेफर कर सकते हैं जहां से आपका एक साथ रिवीजन हो जाए। तो मेरी अभी आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप अभी अपना डिटेल स्टडी करें इसकी। आपने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर में जितना पढ़ा है आप उसको दोबारा रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, वो आपको आगे भी हेल्प करेगा। कंसेप्ट्स को अच्छे से बनाएं। अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं जब भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से पूछता हूँ कि क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं। मैं सिंपल ये पूछता हूँ कि कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप और फूड क्रॉप तीनों में क्या डिफरेंस है, तो अगेन वो डिफरेंस, एक जो यूनिक डिफरेंस होना चाहिए, जो डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। तो वो सारी चीजें आपके मन में नहीं होनी चाहिए, मतलब आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, हमने किसी को नहीं बताना है, बट अगर हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं, हम खुद को आंसर दे पाते हैं, तो डेफिनेटली हम एग्जाम में भी कर पाते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ था जब मैं अपने JRF की तैयारी कर रहा था MSc के बाद। तो हमारी टीचर ने भी मुझसे यही कहा था, मैंने सर को यही कहा कि मैंने कहा सर, हम देर रात तक पढ़ाई तो करते, बट कई बार लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, इतनी सारी हमने बुक्स पढ़ दी है। तो सर यही कहते थे कि बेटा देखो, पढ़ रहे हो या खुद को बेवकूफ बना रहे हो, दोनों में अंतर होता है। तो आप पढ़ो, खुद को बेवकूफ मत बनाना। अगर आप खुद को बेवकूफ नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो ये चीजें होती हैं जो हमको एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखनी होती है और आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। ऑल्दो एग्जाम क्रैक होना या ना होना, अगेन आप अपनी पूरी मेहनत करके जाते हैं, एग्जाम होना या ना होना बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। कई बार हम एग्जामिनेशन हॉल में भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिससे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा भटक जाता है, या फिर आपने स्टार्टिंग ही ऐसी की, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपने करने लग गए कि जिससे कि पूरा एग्जाम के आपका मूड ही चेंज हो गया, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बट आपने जब प्रैक्टिस करनी है, जब तैयारी करनी है, तो आपको खुद को धोखा नहीं देना है, ये आपने ध्यान रख के चलना है। डेफिनेटली आप आगे अच्छा कर पाएंगे। तो टाइम एलोकेशन, अगेन मैं आपको बताऊं, जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप कैसे पढ़ते थे, तो जैसे मैं पढ़ता था वैसे तो आज के टाइम में, मैंने आपको कहा ना कि जैसे हम पढ़ते थे, जैसे हमने तैयारी की, वैसे तो आज के टाइम का एग्जाम बहुत डिफरेंस हो गया है। 2016 में केवल एक सिंगल एग्जाम होता था, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर का। अभी 2 एग्जाम होते हैं। उस टाइम पे सीट ज्यादा थी, रेट ऑफ चांसेस ज्यादा थे, अभी रेट ऑफ चांसेस कम है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगेन वो टाइम ना आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। किसी को क्वांट्स अच्छी लगती है तो वो ज्यादा टाइम ना दे, सिंपल प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करो। सिमिलरली रीजनिंग का 2 घंटे दे सकते हो। मतलब ये तो मैंने आप एक यूनिक टाइम लिखा है। अगर आप सितंबर से ही तैयारी करते हैं, आपकी बाकी तैयारियां भी साथ ही साथ होती हैं इसके साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 घंटे में आप यही पढ़ोगे। देखिए, मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि आप कोई सी भी टॉपिक पढ़ें। मान लीजिए आप सिलॉजिज्म ही पढ़ रहे हैं, आप किसी भी ट्रिक से पढ़ें जिससे आपको समझ आता है। कई सारी ट्रिक्स हैं, किसी से भी आप पढ़ें, बट आप ऐसे ट्रिक को फॉलो करें जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। कई बार हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये कंसेप्ट है, आप जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो ये वाला लॉ नहीं लगेगा,
ये इस ट्रिक से होगा। तो ऐसा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी ट्रिक को पढ़ें जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए एक्सेप्शन है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब तो आप इजीली कर लेंगे, बट वो एक्सेप्शन जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तभी हमको सारे एक्सेप्शन याद आते हैं, कहीं ये तो नहीं लगेगा, ये तो ये कंडीशन भी फिट हो रही है, तो ये कंडीशन भी फिट हो रही है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप अपनी अच्छे से अभी तैयारी करें। ओके सो अगर आप सितंबर में स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना तो आप अभी अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें, सिंपल इजी टफ मॉडरेट पे ज्यादा ध्यान ना दें। जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे, अगर आपको सिलोजिज्म आता है, इनइक्वालिटी आता है, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप पजल की तरफ मूव कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ मूव कीजिए, डीआई पढ़िए, रीडिंग न्यूज़पेपर की हेडिंग अभी से बनाइए, जर्नल्स को पढ़िए, थोड़ी सी अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बढ़ाइए। आगे भी देखिए, सिर्फ अपनी कुछ एग्रीकल्चर बुक्स तक ही लिमिट ना रहे, सारी चीजें देखें। देन अक्टूबर में आप फिर एक कंबाइंड प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स की। आप खुद को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस करें अपनी नवंबर में, और फिर एक कंबाइंड प्रैक्टिस करें। तो तीनों महीने में अगर आप देखेंगे, अगर आप सितंबर में आप ऐसे टॉपिक्स को स्टार्ट करें जो आपको नहीं आते हैं। आप मान लीजिए आपने लास्ट ईयर तक इनइक्वालिटी सिलोजिज्म बहुत अच्छे से पढ़ा, नंबर सीरीज पढ़ी, तो अभी आप इसको स्टार्ट ना करें, आप सीधे ऐसी जगह से स्टार्ट करें जो आपने बिल्कुल नहीं करी है या जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आप खुद को एनालाइज भी कर पाएंगे कितना आप कर पा रहे हैं, और अपने टीचर से उसको डिस्कस कीजिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, बस आप उसको डिस्कस कीजिए कि सर ये मैं अभी भी इसको करता हूँ बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या मेरे क्वेश्चन गलत हो, कुछ भी जो भी आपकी कंडीशन है वो कीजिए। सितंबर में ही कंडीशन दूर हो जाएगी तो अक्टूबर में आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। नवंबर में आप खुद को एनालाइज कीजिए कि जितने टॉपिक्स थे, जैसे हमने आगे भी टॉपिक्स मेंशन किए थे, किसमें आप कितना कर पा रहे हैं, क्या आप वीक टफ मॉडरेट सारे वाले कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आप खुद को एनालाइज कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग फाइनल तैयारी कीजिए। दिसंबर में आपका पूरा ध्यान मॉक टेस्ट पे होना चाहिए। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप खुद को एनालाइज भी कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप जरूर देते रहें, दिसंबर के महीने को उसमें यूज करें, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी पढ़ते रहें। और जो बातें आपको ध्यान रखनी है, तो वो सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी दो इंडिविजुअल का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इवन आपका खुद का कंपैरिजन आपके इस एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम में नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगला भी नहीं निकलेगा, और इस बात का भी ये मतलब नहीं है कि अगर आपका ये एग्जाम निकल गया तो आपके सारे एग्जाम निकल जाएंगे। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होता। आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। तो कभी भी कोई कंपैरिजन या फिर अपने माइंड को पहले से प्री ऑक्यूपाइड थिंकिंग से ना भरें। आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा होगा, बहुत अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अच्छा इसको समझ ही कौन सकता है कि आपने देखा है फील्ड कंडीशन, जितना अच्छा आप इनपुट देंगे उतनी अच्छी आपकी क्रॉप होगी। आप इनपुट ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपकी क्रॉप भी कुछ भी नहीं होगी। तो कोई कंपैरिजन ना करें कभी भी कि यार ये इसका तो अच्छा है। कई हम लोगों ने देखा ना, कई बार बोलते हैं यार इसका तो माइंड बहुत अच्छा है। ये क्या बात होती है? माइंड किसी का अच्छा बुरा थोड़ी हो सकता है, वो तो आप है कि आप कितना अपने माइंड को यूज करते हैं। कोई वेट ना करें नोटिफिकेशन के लिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तभी तैयारी करेंगे। ऐसा मैंने अक्सर देखा है, कई स्टूडेंट पहले पूछते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा नाबार्ड का। अब जब आ गया तो फिर सर ये तो बहुत ही जल्दी आ गया, अब तो टाइम ही नहीं बचा। तो वो सारी चीजें ना हो तो अभी से तैयारी करें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। कोई कंपैरिजन नहीं करना अपने पिछले एक्सपीरियंस से। कई स्टूडेंट का होता है कि सर इतने सारे एग्जाम दे दिए, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कैसे आगे करेंगे, कब हमारे लिए कुछ बना है कि नहीं बना है। आप विश्वास रखिए, ये हमारी कंडीशन भी थी जब हमने ग्रेजुएशन किया था। जब हमने ग्रेजुएशन किया था तब भी हमारी कंडीशन ये थी कि हमें भी ये लगता था कि पता नहीं हमारा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो ये कंडीशन सभी के साथ रहती है। हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है। तो आपने उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचने वाला है। डेफिनेटली हर कोई बहुत अच्छा करता है। कुछ सालों बाद आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप भी और आपके सारे दोस्त जितने भी हैं सभी कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। आप खुद को मोटिवेट कीजिए। हम पढ़ते हैं ना, जब अरुण कात्यायन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा रहता है अंतो दीपो भवत। तो अंतो दीपो भवत का मतलब होता है कि अपना ही प्रकाश लीजिए अपने को प्रकाशित करने के लिए। टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ।
तो वो आपको ध्यान रखना है कि मोटिवेट खुद को करना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है कि जब वो मुझे मोटिवेट करेगा तब मैं पढ़ूंगा, तभी मैं शुरू कर पाऊंगा, तभी मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनालाइज योरसेल्फ रेगुलरली, ये बहुत एक जरूरी चीज होती है कि हमको देखना चाहिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं। जितना अगर हम खुद को एनालाइज करते हैं हम उतना आगे बढ़ते हैं, ना कि जितना हम अपनी ही कमियों को छिपा के अपनी ही कमियों के लिए आंख बंद करके बैठे रहेंगे हम उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एनालाइज करें रेगुलरली अपने आप को, प्रैक्टिस करते रहें मॉक टेस्ट को। ये नहीं कि सिर्फ सिलोजिज्म आ गया तो सिलोजिज्म के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में सारे ही आएंगे। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे iexamb.com में। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। हमारे टाइम पे तो इतने मॉक टेस्ट होते भी नहीं थे, मतलब ऑनलाइन भी इतने ऑप्शंस नहीं थे। आज के टाइम पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से पढ़िए, जहां से आपको समझ आता है वहां से पढ़िए। बट आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। कोई भी चीज, मतलब देखिए आपने देखा एग्रीकल्चर में कंसेप्ट हर जगह सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है, आपको कहाँ से समझ आता है। तो आपको जिस बुक से समझ आता है आप बुक से पढ़िए, आपको किसी टीचर से समझ आता है आप टीचर से पढ़िए, आपको जैसे समझ आता है वैसे पढ़िए, बस करिए। तो मॉक टेस्ट आप एग्जाम से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आप हमेशा आप पॉजिटिव रहने का सोचें तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे और सारी चीजें आपके आसपास पॉजिटिव ही होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। iExamB ने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है हम लोगों ने IBPS SO AFO का, और ये जो नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर द 50 एनरोलमेंट्स। मैं ये चाहता हूं कि इस बार हम लोग iExamB में एक ऐसा बैच स्टार्ट करें जो यूनिक हो और जिसमें सिलेक्शन चांसेस 100% रहें। तो दोस्तों अभी से तैयारी करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट टाइम पे ही तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना संभव नहीं हो पाता है। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा एंड हम आपको पूरी हेल्प कर पाएंगे। लास्ट टाइम पे पूरी हेल्प कर पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग या फिर आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो आप iExamB के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करें, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, बट इट इज फॉर ओनली 50 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स। iExamB में प्रीलिम्स का एक सेपरेट कोर्स भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है, मेंस का कोर्स भी है। आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। आप खुद को एनालाइज करें और जैसा भी आपको चाहिए आप वहां से ले। आप यूट्यूब चैनल पे आपको सारे टीचर्स दिख जाएंगे, आप सारी चीजें देखें, एनालाइज करें एंड अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कोर्स परचेज करें। यहाँ पे आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस, सारी ही चीजें मिलेंगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ना सोचें, बहुत ज्यादा इस दुविधा में ना रहें कि आज शुरू करें, कल शुरू करें, अगले महीने करेंगे तो कैसा रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये सारे डाउट ना रखें। देखिए एग्जाम होगा, बैंक है, बैंक रहेंगे, बैंक आगे चलेंगे भी, उसमें कोई डाउट नहीं है, एग्जाम होगा ही। तो आप उसकी तैयारी अभी से करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, हमारा एग्री चैनल भी है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन करें, वहां पे हम रेगुलर पोस्ट क्वेश्चंस डालते रहते हैं, आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।